अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जोया अली शाह एपिसोड 5 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और साथ साथ बताएं कि आपको नेक्स्ट नॉवल कौन सा चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमान शाह को बेहोश पड़ी मीरब पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसकी वजह से इसे अपनी माँ का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ रहा था। मुद्दे की बात तो ये है, रोमान इसे ठंड लगी कैसे? रोमान शाह की माँ एक तजुर्बाकार औरत थी, इसलिए इनको ये बात खटक रही थी कि रोमान शाह ने कुछ तो ऐसा किया था कि जिसकी वजह से मीरब की ये हालत हुई थी। डॉक्टर आई तो इसने मीरब को चेक करने के बाद यही बताया कि मीरब को नमूनिया का अटैक हुआ है। अब तो रोमान शाह की माँ का शक यकीन में बदल चुका था और इन्हें कुछ कुछ आइडिया भी हो गया था कि मीरब की तबीयत कैसे खराब हुई है। लेडी डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और मीरब की डाइट और सेहत का ख्याल रखने को कहा था और होश में आने के बाद कल से इसे हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए लेकर आने का कहा था। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद रोमान शाह की माँ ने रोमान शाह के कमरे की बालकनी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकलकर इधर उधर झांकने लगी और कुछ ही देर में इनका शक यकीन में बदल चुका। वो एक साइड पर पड़े हुए मीरब के लहंगे और कुर्ती को लेकर रूम के अंदर दाखिल हुई। रोमान शाह अब मीरब अपनी चोरी पकड़े जाने के बजाय सफाई देने के चुपचाप एक हाथ सीने पे बांधे और एक हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए खड़ा था। हाँ बोलो रोमान, अभी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? रोमान शाह की माँ गीला लहंगा अपने हाथ से उठाए हुए रोमान शाह से सवाल कर रही थी। रोमान शाह चुपचाप नजरें झुकाए हुए दोनों हाथ सीने पे बांधे हुए खड़ा था। रोमान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बीवी को इस तरह से बारिश में इतने ठंडे मौसम में रूम से बाहर निकालते हुए। जब लड़की का निकाह हो जाता है तो इसका शोहर इसका मुहाफिज होता है। तुम कैसे मुहाफिज हो कि इसे यूं ठंड में बेआसरा कमरे से बाहर निकाल दिया? सॉरी अम्मी जान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ रोमान, आइंदा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर हुआ तो मैं तुमसे इतनी नाराज हो जाऊंगी कि तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जी अम्मी जान, नहीं होगा। चलो अब तुम रहो इसके पास। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर तक इसे होश आ जाएगा। जब इसको होश आ जाए तो मुझे खबर भिजवाना, मैं इसके लिए सूप तैयार करवाती हूँ और अब तुम इसका ख्याल रखोगे। जैसे इसको बीमार किया है वैसे ही इसको ठीक करो। रोमान शाह की माँ धमकी आमेज अंदाज से रोमान शाह को कहते हुए रूम का दरवाज़ा बंद करके चली गई। मेरी प्यारी अम्मी जान, ये सब तो मैं इसके हालात ज़रूर करूँगा। ये सब कुछ तो मैं अपनी किस्मत में लिखवा कर आई है, मगर आपसे जो मैंने वादा किया है मैं इसे ज़रूर निभाऊंगा। आज के बाद मैं इतने अच्छे तरीके से आपकी बहू को टॉर्चर करूंगा कि आपको पता तक नहीं लगेगा। रोमान शाह अपने दिल में अहद करता हुआ मीरब को देख रहा था। मीरब थोड़ी देर में आ गया। रोमान शाह की माँ बैठी हुई मीरब के होश में आने का इंतजार कर रही थी। या मेरा बच्चा, आपके लिए लेकर आई हूँ, जल्दी से पियो, मैं फिर आपको दवाई देती हूँ। मीरब थोड़ा सा उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई थी। मीरब की तबीयत अभी काफी बोझल बोझल थी। बुखार की वजह से इसका जिस्म काफी दर्द कर रहा था, मगर रोमान शाह की माँ इतनी मोहब्बत से इसे बोल रही थी तो मीरब ने मना नहीं किया। इधर आओ रोमान, इसकी कमर के पीछे तकिया रखो। रोमान शाह, जो पहले ही अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए अपने चेहरे पर अपनी माँ की वजह से बनावटी मुस्कुराहट सजाकर सोफे पर टांग रखकर बहुत एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था। तकिया मैं रखूंगा इसके पीछे? रोमान शाह ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा। हाँ जी, तुम्हारे सिवा कमरे में कोई और रोमान भी तुम्हें नजर आ रहा है? रोमान शाह की माँ ने मीरब को सूप पिलाना था, इसलिए मीरब बको सेट करके बिठाना चाह रही थी। मीरब से बुखार की वजह से ठीक से बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि इसके हाथ टूट गए हैं। या मैं इसका नौकर हूँ? रोमान, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसके पीछे तकिया रखो। रोमान शाह की माँ रोमान शाह को आंखें दिखाते हुए बोली। तुम्हें मैंने इतना समझाया मगर मुझे लगता है तुम्हारे पल्ले मेरी कोई बात भी नहीं पड़ी। नहीं नहीं, मैं खुद तकिया रख लूंगी, मीरब बमुश्किल से ही बोल रही थी। एक तो मीरब की बुखार ने हालत खराब कर रखी थी, ऊपर से रोमान शाह तकिया रखने के लिए इस पर झुका हुआ।
इसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रोमान शाह, नहीं मैडम, मैं रख देता हूँ। मीरब शाह, मैं खुद रख लूंगी। वो रोमान शाह को आंखों में गुस्सा देखकर डरते डरते बोल रही थी। रोमान शाह, नहीं, आप खुद से क्यों तकिया अपने पीछे रखेंगी? मैं हूं ना आपका अदनी सा गुलाम। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी खिदमत करूं। रोमान शाह मीरब पर अपने तंज के तीर मार रहा था। इसने मीरब के ऊपर से हाथ गुजारते हुए तकिया उठाकर मीरब के पीछे तकिया तो रख दिया था, मगर उस वक्त इसको इतना गुस्सा आ रहा था। ये तो अगर रोमान शाह की माँ कमरे में मौजूद ना होती तो फिर रोमान शाह मीरब को बताता। वो तकिया रखकर अपना गुस्सा अपनी माँ पर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मीरब बेटा, तुम इसके गुस्से से परेशान नहीं होना। तुम बीवी हो इसकी और पूरा हक है तुम्हारा इस पर। इसका फर्ज बनता है तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो। और मुझे पता है कि मेरी बहू बहुत समझदार है और इस खर दिमाग से बहुत प्यार करती है। रोमान शाह, इसकी बात पर मीरब ने शर्म से नजरें झुका ली और इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बस बेटा, तुमने हिम्मत नहीं हारनी और ना ही डर कर या हार कर अपने कदम पीछे कर लेने हैं। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, बस जिंदगी की तलखियों ने इसको ऐसा बना दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहू इसको अपनी मोहब्बत से फिर से जिंदगी जीना सिखा देगी। मीरब ने रोमान शाह की माँ की बात पर अपना सर हाँ में हिलाकर इन्हें यकीन दिलाया था। मीरब, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना। मैं हमेशा तुम्हारा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। तुमने जिस मोहब्बत से रोमान की तरफ कदम बढ़ाया है, इस मोहब्बत को बेटा कभी कम मत होने देना। रोमान शाह की माँ मीरब को अपने हाथ में लिए हुए बैठी थी, बड़ी शफकत से इसको समझा रही थी। मगर आंटी, वो तो मुझे अपनी जिंदगी में आई हुई मुसीबत समझते हैं। इनके दिल में जरा सी भी मेरे लिए गुंजाइश नहीं है, तो मैं इनके दिल में अपनी लिए जगह कैसे बनाऊं? मीरब ने बड़े उदास लहजे में रोमान शाह की माँ को शिकायत की थी। बेटा, तुम एक औरत हो और औरत अपनी मोहब्बत और लगन से अपने शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेती है। एक औरत के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद कर दो। आज के बाद तुम भी मुझे रोमान की तरह अम्मी जान ही बोला करोगी। अम्मी बोलोगी तो हम दोनों में माँ बेटी का रिश्ता मजबूती पकड़ेगा और फिर इसी रिश्ते की मजबूती से हम एक दिन रोमान के दिल को मोम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। रोमान शाह की माँ मीरब को अपने साथ लगाते हुए अपनायत का एहसास दिला रही थी। जी, आज के बाद मैं आपको अम्मी जान कहकर ही बुलाया करूंगी। मीरब को प्यार मिला तो इसकी आंखें छलक गई और वो रोमान शाह की माँ के गले में बाहें डाले हुए रो दी। नहीं बेटा, रोना नहीं है। यह आंसू इंसान को कमजोर बना देते हैं और मेरी बेटी कमजोर नहीं है। तुम देखना कि वो दिन जरूर आएगा कि जब रोमान जब तक तुम्हें देखेगा नहीं, इसका दिन नहीं चढ़ेगा। जितनी मोहब्बत तुम इनसे करती हो, इससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत वो तुमसे करेगा। माँ जी, वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। मैं इनको अच्छी नहीं लगती। इसका फैसला तो बेटा तुम वक्त पर छोड़ दो। इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा रही तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। मगर वो रोमान शाह है, इतनी आसानी से अपनी मर्जी के खिलाफ हुई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए अब तुम सिर्फ सब्र से इसके साथ रहकर आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल के ऊपर चिड़े हुए सख्त खोल को खरीद के उतार देना। और जब वो खोल उतर जाएगा तो नीचे से मेरे बेटे का सॉफ्ट दिल निकलेगा और इस दिल में सिर्फ तुम होगी। और फिर तुम बड़ी आसानी से तुम इसके दिल में अपना प्यार भी जगा सकोगी और रोमान शाह के दिल में अपना अक्स भी देख सकोगी। रोमान शाह की माँ की बातों से मीरब को बहुत हिम्मत और हौसला मिल रहा था। वो रोमान शाह की माँ के सीने से चिपटी हुई बैठी थी और रोमान शाह की माँ इसके बालों में हाथ फेरते हुए इसके बालों को सहला रही थी। मीरब को इस वक्त रोमान शाह की माँ के साथ लग के सच में वो एहसास मिल रहा था जो इसे अपने माँ के सीने के साथ लगने पर मिलता था। बहादुर, जल्दी से मुझे गांव रेप वाली फाइल ला कर दो। जी सर। देखो एएसपी, फाइलें किसी और को दिखाना, मुझे नहीं देखनी है तेरी तैयार की हुई फाइलें। चौधरी फैज, मुझे कोई शौक भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी मेहनत की तैयार की हुई फाइलें दिखाऊं। मैं ये फाइल तुम्हारे वकील को दिखाना चाहता हूँ ताकि इसे अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए कि तुम्हारे बेटे ने जो किया है इसकी कोई माफी नहीं है। और जितनी सख्त तैयारी मैंने की है, इसके बाद तुम जितनी मर्जी अपनी ताकत लगा लो,
मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने बेटे को रिहाई कैसे दिलाते हो। लगता है कि तुम्हारा बाप को जिंदा छोड़कर गलती हो गई है, क्योंकि अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। गांव में एक गरीब लड़की का रेप किया था इस चौधरी फैज के बेटे ने, जिसके गांव में बहुत सारे जमीनें थी और प्रॉपर्टी थी, जिसका इकलौता बेटा अदल फैज कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसलिए पंजाब पुलिस ने यह केस सिंध पुलिस कराची के हवाले कर दिया था। यह केस एएसपी शामिर मलिक को हैंडल करने के लिए दिया गया था, जो मुजरिमों को किसी भी तरह की रियायत नहीं देता था, जो सिर्फ ये जानता था कि जो गुनहगार है इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाना इसका फर्ज है। मुजरिमों पर कहर बन के टूटने वाला एएसपी शामिर वो मुस्लिमों को बेसहारों के लिए मसीहा था। शेर के दिल जैसा दिल वाला सच्चाई के लिए अपनी छाती पर गोली खाने की हिम्मत रखता था, मगर डर के पीछे होना इससे नहीं आता था। इसलिए इस जमींदार की धमकियों से एएसपी शामिर पर खाक भी असर नहीं हो रहा था। पंजाब से ये चौधरी अपने बेटे की रिहाई के लिए कराची आया हुआ था। चौधरी अपने सारे हरबे आजमा चुका था, रिश्वत देने से लेकर धमकियां देने तक। वो इसके बाप पर गोली चलाकर तो अपनी आखिरी हद भी पार कर दी थी। इसलिए अब चौधरी फैज ने अपने वकील को लेकर अपने बेटे की जमानत करवाने के लिए आया था, मगर एएसपी ने चौधरी फैज के बेटे की जमानत के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब चौधरी गुस्से से एएसपी शामिर को इसके बाप के जिंदा जाने पर इसे फिर से मारने की धमकी दे रहा था। चौधरी, एक बार तो तूने मेरे बाप पर अटैक कर लिया, अब अगर तुमने मेरी फैमिली की जानिब आंख उठाकर भी देखा तो तेरी नस्लें खत्म कर दूंगा। एएसपी ने चौधरी के गिरेबान से पकड़ते हुए इसे खींचकर कुर्सी से खड़ा कर दिया था। एएसपी, तो पछताएगा इस दिन को जिस दिन तुमने चौधरी फैज के गिरेबान पर हाथ डाला। मैं क्या चीज हूं अभी तक तुझे पता नहीं है। अपनी बेइज्जती पर चौधरी ने वकील के साथ फुंकारता हुआ पुलिस स्टेशन से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और जाते हुए शहादत वाली उंगली खड़ी करते हुए एएसपी को धमकी देकर गया था कि वह बहुत जल्द इससे निपटेगा, जिसका एएसपी शामिर पर कोई भी असर नहीं हुआ। एएसपी शामिर इस तरह की धमकियां रोज फेस करता था। चौधरी फैज से बहुत ज्यादा बदकलामी होने के बाद अब एएसपी अपने कुर्सी की पुष्ट से सर लगाए हुए कुछ देर अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आंखें मूंदे हुए बैठा था। बहादुर, जी सर। बहादुर जिनकी तरह भागकर एएसपी शामिर के पास आया था। मेरे लिए कॉफी मंगवाओ। इस बेगैरत चौधरी की फजूल बकबक सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा है। शामिर कुर्सी की पुष्ट से सर को लगाए हुए आंखें मूंदकर अपने सर को दबा रहा था। इसने इसी तरह से आंखें बंद किए हुए ही बहादुर को आवाज देकर चाय के लिए कहा था। बहादुर अपनी दुम को सर पर रखकर भागता हुआ चाय लेने चला गया। बहादुर को एएसपी के गुस्से से बहुत डर लगता था, क्योंकि शामिर जब खुश होता तो पूरा पुलिस स्टेशन आपस में गप्पे मारता हुआ नजर आता था, लेकिन जब शामिर मुलजिमों की तफ्तीश करते हुए गुस्से में होता तो इसके कहर के सामने पूरा पुलिस स्टेशन इसे चुप होता, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। जैसे इसके इस वक्त बहादुर के डर के मारे पसीने छूट रहे थे और वो भागता हुआ एएसपी का हुक्म बजा लाने के लिए गया था। शामिर का दिमाग इस चौधरी ने काफी गर्म कर दिया था। एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए शामिर ने अपनी आंखें खोलकर अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और वो मोबाइल की स्क्रीन पर लगी हुई पिक्चर्स को देखकर इसके अनाबी लब मुस्कुरा रहे थे। वो एक हाथ से मोबाइल पकड़कर अपने सामने किए हुए था और दूसरे हाथ से अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी शहादत वाली उंगली को अपने होठों पर रखकर बड़े दिलकश अंदाज से मुस्कुरा रहा था। वो काफी देर पिक्चर्स को देखकर मुस्कुराता रहा और अपनी शहादत की उंगली से स्क्रीन पर पिक्चर्स और ऊपर बड़ी मोहब्बत से लाइनें खींच रहा था। इसकी उंगली बार बार मिर्हा की पिक्चर्स पर इसके नाजुक से लबों पर जाकर रुक रही थी। मिर्हा की ये पिक्चर्स अब इसने मीरब की रुखसती वाले दिन बनाई थी और इसी दिन इसने ये पिक्चर्स अपने फोन की होम स्क्रीन पर सेट कर ली थी। मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए जिस पर मिर्हा की तस्वीर थी, शामिर का दिल चाह रहा था कि वो मिर्हा की आवाज सुने। अपने दिल की बात सुनते हुए इसने मिर्हा का नंबर डायल किया था और शामिर की तवक्को के मुताबिक मिर्हा ने पहली बेल पर फोन नहीं उठाया था। अब तीसरी बार इसने मिर्हा का नंबर रीडायल किया था। बीवी, यार
कभी तो पहले बेल पर फोन उठा लिया करो। मिरहा के फोन उठाते ही शामिर ने शिकायती अंदाज से कहा था। नमाज पढ़ रही थी, क्या नमाज तोड़कर आपका फोन उठा लेती? मिरहा ने कड़क आवाज में एएसपी साहब को जवाब दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मेरी बेगम नमाज पढ़ रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बेगम नहीं, मिरहा नमाज पढ़ रही थी। हाँ 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 जी, अच्छा जी, शामिर कहका लगाकर हंसा था। जी, मगर मेरी बेगम का नाम भी मिरहा है, तो मैं क्या करूं? इससे मेरी बात करवाओ, वो अभी फारिग नहीं है। तुम इससे कहो कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम अपने शौहर से बात करना है, बाकी के काम तो बाद में भी हो सकते हैं। शाबाश, इसको बोलो अपने शौहर से बात करे, इसके शौहर ने इससे बात करना चाहता है। शौहर तो फारिग है, इसे कोई काम धंधा होता नहीं, लेकिन मिरहा बेचारी को बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मिरहा आपसे बात नहीं कर सकती। मैंने तो मिरहा से कहा ही नहीं कि वो मुझसे बात करे, मैं तो अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे तंग नहीं करें, मुझे पढ़ाई करनी है। वो मुझे तो तुमसे बात करनी है, पढ़ाई बाद में कर लेना। प्लीज मुझे पढ़ने दें। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगी भाई नाराज हो जाएगा, और अगर बात नहीं करोगी तो शौहर नाराज हो जाएगा, और शौहर को नाराज करने का मतलब अपने रब को नाराज करना। मेरे ख्याल से अब तुम इतनी तो बेवकूफ नहीं हो कि अपने रब को नाराज करो। वैसे आपको पता है कि आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। बीवी और भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। कभी मौका तो देकर देखना। वो हंस रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा भी कर लेते हैं। मुझे तो लगता है आप सिर्फ अच्छी बातें बना लेते हैं। वो अच्छी तरह से लोगों का दिमाग खा लेते हैं और फजूल बैठकर गवर्नमेंट का पैसा खा लेते हैं। मिरहा ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी शामिर की नेगेटिव चीज दिखाने की। जब आप मेरे पास आ जाएंगी तो फिर मैं आपकी गवर्नमेंट पर रहम खाकर फजूल बैठकर आपकी गवर्नमेंट का पैसा खाना छोड़ दूंगा। फिर मैं रोज आपको खाया करूंगा। अब खुश? शामिर मिरहा की उकताई हुई आवाज सुनना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर इसको तंग कर रहा था ताकि वो मजीद इसे तंग आकर बोले और वो इसकी आवाज सुन सके। बेशरम, वो आहिस्ता से बोली थी, मगर शामिर ने सुन लिया था। बीवी, मुझे लगता है कि तुम मुझे इस लक़ब से बहुत जल्दी नवाज रही हो। वो फिर से हंसा था। मैं फोन बंद कर दूं? वो शामिर की बेबाक बातों और हंसी से शर्मसार होते हुए फोन बंद करना चाहती थी। शामिर, नहीं, तुम इसे अभी फोन बंद नहीं कर सकती। मिरहा, लेकिन क्यों? शामिर, क्योंकि मैं अभी अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ। मिरहा, सब फजूल बातें होती हैं, कोई काम की बात तो होती नहीं है आपके पास। शामिर, आप अपने शोहर का फजूल बोल रही हैं। अंदाजा है आपको इसका लहजा थोड़ा सख्त हुआ। मिरहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो थोड़े से सख्त लहजे से घबरा गई थी। शामिर, तो फिर तुम्हारी बात का मतलब क्या था? मिरहा, मेरा कोई मतलब नहीं है, इसलिए आवाज ऐसी थी जैसे अभी रो देगी। शामिर, नहीं, अब तुम मुझे इस बात का मतलब समझाओगी तो ही मैं फोन बंद करूंगा। मिरहा ने रो देने वाली आवाज को सुनकर शामिर को बहुत मजा आ रहा था। मिरहा, सच में मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो सच में रो दी थी। इसकी रोने की आवाज सुनकर शामिर को हंसी आ गई। शामिर इसे चुप करवाने के लिए ये बताने ही लगा था कि वो इससे नाराज नहीं हो रहा था, बल्कि वो इससे मजाक कर रहा था। लेकिन इसके पुलिस वाली शैतानी खोपड़ी में एक और बात आ गई। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे इस वक्त बहुत नाराज हूँ। अब चुप क्यों हो? पूछो क्यों? मैं अपनी नाराजगी कैसे खत्म करूंगा? तुम्हें मेरी नाराजगी खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शामिर मिरहा की फोन पर आवाज ना आने पर खुद ही बोल रहा था। जी बताएं, कैसे आपकी नाराजगी खत्म होगी? तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। क्या? इसने इतनी जोर से कहा क्या था कि कुछ सेकंड के लिए शामिर को अपने कान से फोन थोड़ा दूर करना पड़ा था। मैंने ऐसी भी कोई डरावनी बात नहीं की थी कि जिस पर तुम इतनी जोर से क्या कहा है। मेरे तो कान का पर्दा ही फटने वाला था। मिरहा, मैं आपसे नहीं मिल सकती। शामिर, क्यों? मिरहा, बस नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती। शामिर, ना मिलने की वजह बतानी पड़ेगी। मिरहा, भाई मुझे जान से मार डालेंगे। शामिर, क्यों मार डालेंगे? मिरहा, क्योंकि भाई को मेरा यूं किसी गैर आदमी से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। शामिर, बेवकूफ लड़की, गैर आदमी नहीं, शोहर हूँ तुम्हारा, और निकाह के बाद गैर नहीं रहा बल्कि तुम्हारा महरम बन गया हूँ। शामिर को मिरहा का यूं इसे
غیر کہنا بہت برا لگا تھا۔ مرہا: مگر میں اپنے بھائی کے خلاف جا کر آپ سے بالکل بھی نہیں مل سکتی، اور وہ ویسے بھی مجھے آپ سے مل کر بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہمیر: تو ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا ملنے کے لیے۔ اب تو میں تمہارے بھائی کے خلاف جا کر تم سے ملوں گا، اور یہ جو تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے اس کو بھی سچ کر کے دکھاؤں گا۔ مرہا نے جان بوجھ کر خود کو مصیبت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ مرہا کی باتوں سے شامیر ضد پر اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرہا کہتی، شامیر ٹک کر کے فون بند کر چکا تھا۔ میرب آج کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے میرب کی کافی اچھی دیکھ بھال کی تھی، جس کی وجہ سے میرب 2 دن میں ہی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے دوائیوں سے لے کر ڈائٹ تک میرب کی ہر چیز کا خود خیال رکھا تھا۔ وہ اس دورانیے میں رومان شاہ کو میرب پر زیادہ قہر برسانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ زیادہ تر رومان شاہ کی ماں ان کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ آج 2 دن کے بعد رومان شاہ کو آفس جانے کی اس کی ماں کی طرف سے اجازت ملی تھی، اس لیے وہ میرب سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا، اور اس وقت وہ واش روم میں تھا، شاور لے رہا تھا۔ میرب اٹھی تو واش روم سے گرتے ہوئے شاور کی آواز سن کر سمجھ گئی تھی کہ نواب صاحب اس وقت واش روم میں موجود ہیں۔ ابھی وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہی تھی کہ رومان شاہ بنا شرٹ کے ٹاول سے اپنا سر پہنچتے ہوئے واش روم سے باہر آیا تھا۔ رومان شاہ نے میرب کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے سر پر ٹاول لیے ہوئے سر کے بال خشک کر رہا تھا، مگر میرب نے اس کی کسرتی جسم کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں پر جلدی سے ہاتھ رکھ لیا۔ جینز کی پینٹ پہنے ہوئے بنا شرٹ کے اس کے مردانہ جسم بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ جم سے کسرت کر کے بنے ہوئے ڈولے تو قہر ڈھا رہے تھے۔ چوڑی چھاتی اس کی مضبوط مردانہ شخصیت پر بہت جچ رہی تھی، اور پرفیکٹ ویسٹ اور سکس پیک دیکھ کر تو وہ ہالی ووڈ کا ہیرو لگ رہا تھا۔ وہ جفرا تفریح سے تیار ہو رہا تھا، کیونکہ آج اسے 2 دن بعد آفس جانے کی اجازت ملی تھی۔ کہاں رومان شاہ ایک دن بھی اپنے آفس سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، اور کہاں اس کی امی جان نے بیچارے کی 2 چھٹیاں کروا دی تھی، اس لیے بیچارہ بہت افرن تفریح سے تیار ہوا کہ کہیں وہ آج بھی آفس سے لیٹ نہ ہو جائے۔ جلدی سے اس نے اپنی کبرڈ سے شرٹ نکالی تھی، جو اس کی بہت فیورٹ اور لکی شرٹ تھی۔ یہ شرٹ مرہا نے اسے گفٹ کی تھی، جس کو رومان شاہ جب بھی کسی اہم میٹنگ پر جاتا تو پہن کر جاتا تھا، اور ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے آج اس کا دن بیچارے کے لیے بالکل لکی نہیں تھا۔ آج اس کی اہم میٹنگ تھی، اور وہ اپنی لکی شرٹ پہن کر ہی جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ رومان شاہ اپنی شرٹ کو لے کر اپنی ماں کے روم میں جانے لگا تھا کہ اس کی نظر بیڈ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے میرب پر پڑ گئی۔ عالم کشی سے تم ہوش میں آ گئی ہو تو آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ اور میری طرف دیکھو۔ پہلے آپ کپڑے پہنو، لا حول ولا قوت، تم اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، تمہاری بنائی تو کافی خراب ہے۔ میں آپ کی شرٹ کی بات کر رہی ہوں۔ میرب شرمندہ ہوئی تھی۔ تو پھر یہ کہو کہ میں شرٹ پہن لوں۔ بیوقوف لڑکی کو اتنا بھی نہیں سمجھ آتا کہ شرٹ اور کپڑے پہننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب اگر تمہاری ادائیں ختم ہو گئی ہیں تو آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ۔ شاہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شرٹ پہنی ہے یا نہیں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے شرٹ پہن لی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں کہوں نہیں پہنی تو تب بھی تمہیں اٹھ کر میری بات سننی پڑے گی، سمجھی تم؟ رومان شاہ غصے سے بولا تھا۔ اس کی آواز نے میرب کے کانوں میں گونجی تو اس نے فوراً سے اسے پہلے اپنے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیے تھے۔ میرب نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو رومان شاہ اپنی بلیک کلر کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے کچھ بٹن بند کیے اور کچھ کھلے تھے۔ بلو کلر کی جینز اور اوپر سے بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بلیک کلر اس کا گھورا رنگ چودھویں کے چاند کی مانند کھل رہا تھا۔ ظالم کا نہا کر نکھرا چہرہ میرب کے دل پر قہر ڈھا رہا تھا۔ رومان شاہ پر نظر پڑتے ہی میرب کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ رومان شاہ، سنو۔ میرب: جی۔ رومان شاہ: پاس آؤ۔ میرب: کیوں؟ رومان شاہ: تمہاری شکل دیکھ کر اپنا دن خراب کرنا ہے، اس لیے صبح صبح تمہاری منحوس شکل دیکھنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ میرب کے کیوں کہنے پر رومان شاہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ رومان شاہ: بہری ہو کیا؟ میں نے کیا کہا ہے؟ تم میرے پاس آؤ۔ مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ میرب پر بری طرح سے چیخا تھا۔ میرب رومان شاہ کے غصے والی
धाड़ से डर कर कांप गई, जिससे बेड के नीचे उतरी थी और नंगे पैर ही चलते हुए रोमांचा के पास आई थी और थोड़ी ही दूरी पर आकर रुक गई। इसे आगे जाने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रोमांचा इसे इस वक्त वो जंगली शेर लग रहा था जिसे देखकर बेचारी सहमी हुई हिरनी को बहुत डर लग रहा था। रोमान, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मेरे पास आओ, वो बहुत जोर से चीखा था। रोमांचा की गरज से मीरब के हाथों में पसीने आने लगे थे। जी, वो रोमांचा से डरते हुए इसके पास आकर बोली थी। रोमांचा, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, लगाओ। मीरब, शाह मुझे बटन लगाना नहीं आता, वो कम से कम आवाज से हाथों को मसलते हुए शर्मिंदा सी होकर बोली थी। रोमांचा, बटन लगाना नहीं आता मगर इश्क लड़ाना आता है, वो एटीट्यूड के साथ मीरब पर नजरें गाड़े हुए था। मीरब, शाह प्लीज ताने ना दे, मैं सीख लूंगी। रोमांचा, मैंने तुम्हें गोद नहीं लिया जो तुम्हें सीखने के मौके फराहम करता फिरूं। अभी के अभी मेरी शर्ट के बटन लगाओ। रोमांचा ने मीरब को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था, जिससे मीरब अपना तो तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी और आकर सीधी रोमांचा के सीने से टकराई थी। शाह, मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। रोमांचा ने अपने हाथ से मीरब की कलाई को इस जगह से जोर से पकड़ रखा था जहां से इसने अपनी कलाई काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। दर्द से मीरब की आंखों से आंसू निकल आए थे। नहीं, दर्द से थोड़ा और तड़पो, तुम्हारे तड़पने से मुझे सुकून मिलता है। इसने अपने गिर्द डेली नहीं की थी। मीरब अपने दूसरे हाथ से रोमांचा का हाथ अपनी कलाई से हटाने की बेजरूर कोशिश कर रही थी। वो अपना चेहरा इसके करीब किए हुए इसके चेहरे पर दर्द के तासुरात देखकर मुस्कुरा रहा था और वो रो रही थी। रोमांचा, जब तुम इस तरह से तड़पती हो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मीरब, और शाह, जब आपको सुकून मिलता है तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। रोमांचा, तो फिर यह खुशी अपने चेहरे पर दिखाओ। ये रोना किसके लिए है? मुझे खुश होकर दिखाओ, क्योंकि इस वक्त मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हें इस तरह तड़पाकर। मीरब रोते रोते पागलों की तरह हंसने लगी थी, जैसे इसे किसी ने बहुत फनी जोक सुनाया हो। शाह, आपको क्या लगता है कि इस तरह करके आप मेरे दिल से अपनी मोहब्बत खत्म कर लेंगे? इस तरह जुल्म करके तो आप मेरी मोहब्बत को और भी ज्यादा तड़पाकर कुंदन बना रहे हैं। शट अप, मेरा सुबह सुबह तुम्हारे ये घटिया डायलॉग सुनने का कोई मूड नहीं है। इसने मीरब को जोर से बेड पर धक्का दे दिया। मीरब की कलाई पर लगी हुई पट्टी रोमांचा के हाथ के पकड़ने से खून से गीली हुई थी। वो इसे रोता हुआ छोड़कर दूसरी शर्ट पहन रहा था। क्यों रो रही है मेरी जान? बहुत इश्क है ना मुझसे? तो अभी तो मैंने इश्क का दूसरा डोज दिया है, तो क्यों इस तरह से सककर रो रही हो? शाह ने अपने दांतों को पीसते हुए अपना एक पांव बेड पर रखकर एक हाथ से इसके जबड़े को जोर से पकड़े हुए बोल रहा था। पहला डोज दिया तो तुम बेहोश हो गई थी, दूसरा डोज दिया तो सिसक कर रो रही हो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब रात को तीसरी डोज दूंगा और देखता हूँ इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है। वो रूम का हैंडल घुमाते हुए गुस्से से रूम से बाहर जा चुका था। रोमांचा आज जिस मीटिंग के लिए आया था वो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मीटिंग और डील थी। ये सिर्फ रोमांचा के लिए एक डील या मीटिंग नहीं थी, ये वो ख्वाब था जो रोमांचा की मासूम आंखों ने देखा था। आज रोमांचा वो करने जा रहा था जिसके लिए इसने इतने सालों मेहनत की थी। आज रोमांचा आज इस मुकाम पर जा पहुंचा था कि जिसका इसने बचपन में अहद किया था। आज अपने दिल पर लगे हुए जख्मों को रोमांचा मरहम लगाने वाला था, वो जख्म जो इसने अपनों ने ही दिए थे। रोमांचा आंखें बंद किए हुए लेटा अपने माजी की तल्ख यादों में जाकर दफनाए हुए वर्क प्लेट कर पढ़ने लगा था। ये रोमांचा की जिंदगी के वो तल्ख हकीकत से भरे हुए वर्क थे जिनको पढ़कर रोमांचा की रूह तक जख्मी हो जाती थी। माजी। रोमियो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ जब कराची पहुंचा तो वहां पर जो इसकी माँ की सहेली थी, ये लोग इनके घर में रिहाइश पजीर हो गए। इनके भी 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इनके बेटे की उम्र लगभग रोमियो की जितनी ही थी, दोनों हम एज थे, और बेटी की उम्र तकरीबन रोमियो से कोई 2 साल कम थी। 10 दिन का इनको लोगों का रवैया रोमियो और माँ के साथ काफी अच्छा रहा।
मगर इसके बाद रोमियो की माँ की सहेली, जिसका नाम सलमा बेगम था, इसके असली रंग नजर आने लगे थे। सीमा, तुम सारा दिन फारिग रह रहकर बोर हो जाती हो, तुम घर का कुछ काम ही कर लिया करो। सलमा रोमियो की माँ को कोड वर्ड में ये कह रही थी कि अब इसे घर में काम में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन अम्मी तो बीमार रहती हैं आंटी, इनसे तो काम नहीं होगा। रोमियो बेटा, तुम चुप करो, मैं काम कर लूंगी, अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ। रोमियो की माँ ने रोमियो को इसके लिए चुप करवाया था कि वो सलमा बेगम के तेवर पहले ही समझ चुकी थी। अब सलमा बेगम अक्सर घर के काम रोमियो की माँ से करवाने लगी थी, जो कि रोमियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक तो रोमियो की माँ वैसे ही बहुत बीमार रहती थी, ऊपर से घर के सारे काम इनके घर के सारे काम करके वो और भी निडाल हो जाती थी। अम्मी, आप इनके घर के काम नहीं किया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मी, आप यूं नौकरों की तरह सारे घर के काम करती हैं। रोमियो अपने सारे दिन की थकी हुई माँ की गोद में सर रखे हुए बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ का हाथ चूम रहा था। रोमियो बेटा, घर के काम करने से इंसान नौकर थोड़ा बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो हमें भी घर वालों की तरह काम करना चाहिए। रोमियो की माँ रोमियो के जहन में सलमा के लिए किसी भी तरह का फतूर नहीं भरना चाहती थी। अम्मी, शायद आपको समझ नहीं आया या आप समझना नहीं चाहती। सलमा आंटी आपके घर के लोगों की तरह नहीं, बल्कि नौकरों की तरह काम करवाती हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ जो मुझे समझ नहीं आती। रोमियो गुस्से से अपनी माँ की गोद में सर उठाकर बैठ गया था। रोमियो बेटा, अगर ऐसा है भी तो हमारे पास कोई और हल है। इनके घर में सर छुपाने के लिए हमें छत मिली हुई है, तो अगर बदले में मैं घर का काम कर देती हूँ तो इसमें क्या गलत है। अम्मी, आप ये कहकर मुझे चुप करवा देती हैं। बस एक बार मेरे एग्जाम्स हो लेने दे, इसके बाद मैं अपने किराए पर घर ले लूंगा और आप लोगों को लेकर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। मगर रोमियो बेटा, घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। रोमियो एक गैरतमंद बेटा था जो अपनी माँ और बहन को बेहतरीन जिंदगी देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। रोमियो की उम्र के लड़के अपनी आवारागर्दियों में मसरूफ रहते थे, मगर रोमियो बिल्कुल अपनी उम्र के बरक्स था। वक्त की तलखियों ने रोमियो से इसका बचपन तक छीन लिया था। ठीक है, एग्जाम्स हो लेने दो, इसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है, रोमियो की माँ ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा था। रोमियो आज कॉलेज से वापस थोड़ा जल्दी आ गया था। आज बाहर कहर बरसा देने वाली गर्मी थी। सूरज पूरे अरूज पर अपनी आंख बरसा रहा था। रोमियो सीधा अपनी माँ को ढूंढता हुआ किचन की तरफ आ गया था, जहां पर इसकी माँ बर्तनों का ढेर सिंक में रखे हुए धो रही थी। किचन में इतनी गर्मी थी कि खड़े हुए इंसान का सांस रुक जाए। किचन में रखे हुए चारों चूल्हों पर पकने के लिए अलग अलग तरह के खाने रखे हुए थे, जिनसे उड़ती हुई भाप से किचन का टेम्परेचर और भी गर्म था। वह इसी गर्मी में खड़ी हुई रोमियो की माँ पसीने से भीगी हुई बार बार अपने माथे से पसीना साफ कर रही थी। फिर भी वो शुक्रगुजार औरत मुंह से उफ तक नहीं कर रही थी और अपने ध्यान में खड़ी बर्तन धो रही थी, जबकि रोमियो अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ और अपनी माँ की हालत देखकर बेख्तियार रोमियो की आंखों में पानी सा भर आया। रोमियो की माँ ने पास खड़े हुए रोमियो की तरफ आंखें उठाकर बड़ी मोहब्बत से देखा था। आ गया मेरा बच्चा, रोमियो की माँ ने माथा चूमकर सर पर प्यार दिया। तुम किचन में क्यों आए हो? यहाँ बहुत गर्मी है, कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सबके जाए इसकी माँ की मोहब्बत पर, जो खुद किचन में गर्मी में खड़े हुए बर्तन धो रही थी, मगर इसे अपने बेटे का एक सेकंड भी गर्मी में खड़ा होना गवारा नहीं था। रोमियो इस वक्त अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वो ना तो इन्होंने कुछ सुनना था और ना ही रोमियो अपनी आंसू पर अपनी माँ को दिखाकर इनकी दिल आजारी करना चाहता था। इसलिए चुपचाप किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। रोमियो जब कमरे में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर रोमियो की दिमाग की नसें गुस्से से फटने लगी। सामने सोफे पर बैठा हुआ सलमा का बेटा, जो रोमियो का हम उम्र था, वो रोमियो की बहन को हिरासा कर रहा था। रोमियो की बहन इसकी 12 साल छोटी थी और इस वक्त इसकी उम्र 7 साल थी। सलमा का बेटा रोमियो की बहन को हिरासा कर रहा था और वह 7 साल की मासूम छोटी बच्ची सिसकियां लेकर रो रही थी। रोमियो चील की तरह उड़ता हुआ इसकी तरफ आया था। रोमियो ने जाकर इसके गिरेबान से पकड़कर इसे जमीन पर पटक दिया था। घटिया इंसान, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? रोमियो सलमा के बेटे को गिरेबान से पकड़कर जमीन पर पटकने के बाद अब इसके सीने पर बैठा हुआ इसका गला दबा रहा था। घर में रोमियो की चीखों पुकार वाली आवाजें सुनकर सलमा बेगम और रोमियो की माँ भागकर कमरे की तरफ आई थी।
सामने रोमियो सलमा के बेटे को जमीन पर लिटाए हुए इसके ऊपर चढ़कर इसका गला दबा रहा था। सलमा अपने बेटे का यह हाल देखकर चीखते हुए पास आई थी और रोमियो को अपने हाथ से खींचकर पीछे करने लगी थी। कमीने, छोड़ मेरे बेटे को, तुम लोगों को घर रहने का ये सिला दिया तुम लोगों ने। मेरी अच्छाई के बदले तुमने मेरे बेटे की जान लेने पर तुले हो। सीमा, तुम खड़ी हुई क्या देख रही हो? रोको अपने इस पागल बेटे को। रोमियो सलमा के बेटे का गला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। रोमियो का गुस्से से खून खोल रहा था और वह इस वक्त इतने गुस्से में था कि इसका दिल कर रहा था कि आज इसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। इसलिए सलमा रोमियो की माँ को गुस्से से देखते हुए कह रही थी कि अपने बेटे को बोलो मेरे बेटे को छोड़ दे। रोमियो, छोड़ो, इसको क्या हो गया है? पागल हो गए हो? रोमियो, छोड़ो इसको। इसकी माँ रोमियो को खींचकर सलमा के बेटे को इससे छुड़वा रही थी, मगर जब रोमियो ने इसके बेटे को नहीं छोड़ा तो रोमियो की माँ अपने गुस्से से रोमियो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। रोमियो ने सलमा के बेटे के गर्दन पर अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए इसे छोड़कर अपनी माँ की तरफ देखा था। रोमियो की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रोमियो की आंखें इस वक्त सलमा के बेटे को देखकर अंगारे बरसा रही थी। अम्मी, आपको पता है कि इस घटिया इंसान ने क्या किया है? रोमियो अपनी माँ की तरफ देखकर चीखता हुआ बोल रहा था। मुझे बताओ, क्या किया है मेरे बेटे ने, जो तुम जानवरों की तरह मेरे बेटे को मार रहे थे? सलमा बेगम ने आगे बढ़कर रोमियो को गिरबान से पकड़ते हुए कहा, आपके इस घटिया बेटे ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। रोमियो चिल्लाया था, अपनी बकवास बंद करो, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। सलमा ने अपना हाथ रोमियो के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया था। खबरदार, जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। अगर यही हाथ अपने बेटे की तरबियत के लिए उठाया होता तो आज आपका ये घटिया बेटा इतनी घटिया हरकत नहीं करता। रोमियो ने सलमा का हाथ अपने हाथ से पकड़कर थप्पड़ मारने से रोक लिया था। दफा हो जाओ मेरे घर से। बहुत अच्छा सिला दिया है तुम लोगों ने मेरी अच्छाई का। सलमा बेगम रोमियो की माँ की तरफ देखकर ताना मार रही थी। जा रहे हैं, हमें भी ऐसी जगह रुकने का कोई शौक नहीं जहां पर किसी की इज्जत यूं पामाल की जाए। और रही है आपकी इस घटिया बेटे की बात, इसको तो मैं जिंदगी में दो बार दोबारा जरूर मिलूंगा। मैं इतनी आसानी से अपनी बहन की तौहीन ना भूलूंगा और न इस घटिया इंसान को भूलने दूंगा। रोमान चांद ने उंगली उठाकर बेटे की तरफ देखते हुए कहा था। रोमियो का गुस्सा वाला जलाली रूप देखकर सलमा का बेटा तो कमरे से दफा हो चुका था। हाँ हाँ, देख लेना, मेरे बेटे को पहले अपनी माँ और बहन की जरूरतें तो पूरी कर लो। औकात तो अपनी माँ और बहन को लेकर कहीं रहने तक की नहीं है, रोटी तक तो इनकी पूरी तुम कर नहीं सकते। हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंखें दिखा रहे हो। सलमा बेगम ने बहुत कड़वे अल्फाजों से रोमियो की तौहीन की थी। रोमियो की माँ रोमियो का गुस्सा देखकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि रोमियो को इतने गुस्से में आज से पहली बार इसकी माँ ने नहीं देखा था। रोमियो की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। चले अम्मी, आप मेरे साथ। रोमियो बिना अपनी माँ की इजाजत लिए अपनी माँ पर हुक्म सादर कर रहा था। इसकी माँ चुपचाप इसके साथ चल दी थी, क्योंकि इस वक्त इसका बेटा गलत नहीं था। रोमियो इसी वक्त अपनी माँ और अपनी 7 साला बहन को गोद में उठाए हुए सलमा के घर से निकल आया था। बिना ये सोचे समझे कि वो क्या करेगा, कहाँ रहेगा, इसने अपनी माँ से अपनी बहन के जेवरात में कुछ जेवर मांगने थे। रोमियो ने इसमें से सिर्फ एक नेकलेस उठाया और अपनी माँ और बहन को साथ लिए हुए जाकर इसे बाजार में सेल कर दिया। नेकलेस खालिस सोने का था, इसलिए इसकी अच्छी खासी कीमत मिल गई थी और इन्हीं पैसों से रोमियो ने रेंट पर एक घर लिया जो एक कमरे पर मुश्तमिल था। इसमें छोटा सा किचन और एक वॉशरूम था। जिंदगी गुजारने के लिए फिलहाल काफी था। इस घर के अंदर इसने अपनी माँ और बहन को बाहिफाजत छोड़कर और इनके लिए खाने का इंतजाम करने चला गया। इसके बाद रोमियो ने बहुत ही कड़ा वक्त गुजारा। रोमियो ने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर रोमियो की तालीम इस वक्त काफी कम थी। वो इस वक्त 2nd ईयर का स्टूडेंट था, तो इसलिए कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। मगर इसे इस वक्त अपनी माँ और बहन का खर्चा उठाने के लिए कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत थी, क्योंकि इसे अपनी माँ और बहन को एक बाइज्जत जिंदगी देनी थी। सलमा के घर से निकलते हुए रोमियो ने अहद कर लिया था कि वो अपनी बहन के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। वो अपनी बहन को हर घटिया नजर से बचा कर रखेगा।
اس نے اپنے دل سے عہد کیا تھا کہ اگر گرم ہوا بھی چلے گی تو اس سے اس کی بہن تک پہنچنے کے لیے پہلے رومیو کو ہو کر گزرنا پڑے گا۔ رومیو کو جب کوئی کام نہیں ملا تو اس نے پڑھائی کے بعد پارٹ ٹائم میں ایک ہوٹل پر کام کرنا شروع کر دیا، جہاں پر وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے قابل تو ہو گیا تھا، مگر ہوٹل کا مالک بڑا ہی گھٹیا انسان تھا۔ وہ بہت ہی بدتمیزی والی زبان استعمال کرتا تھا اور گاہکوں کے سامنے ہمیشہ رومیو کو ذلیل کرتا رہتا تھا، مگر رومیو سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتا تھا کیونکہ وہ یہ کام چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ جو بھی دنیا کی سختیاں ہیں وہ رومیو خود برداشت کرے گا، مگر اپنی ماں اور بہن کو ایک باحفاظت زندگی دے گا۔ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد رومیو نے اپنی ماں سے باقی کے زیورات بھی لے لیے اور ان زیورات کو بیچ کر اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جس کو رومیو نے اپنی محنت اور لگن سے دن دگنا اور رات چگنا بنا لیا۔ رومیو نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر لی۔ نہ رومیو کو دن میں سکون تھا اور نہ راتوں کو آرام۔ ساری رات جاگ کر رومیو نے اپنے پروجیکٹ تیار کرتا تھا اور مختلف فیکٹریز اور کارخانوں سے آرڈرز لے کر اپنی ایک چھوٹی سے کارخانے میں کپڑا تیار کروایا۔ شروع میں وہ یہ کام بہت ہی کم قیمت پر کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے آرڈرز بہت آسانی سے مل جایا کرتے تھے، لیکن اس کی محنت اور معیاری کام کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے کام کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی۔ رومیو اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے اپنے آرڈرز ٹائم پر دیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس سے کام کروانے میں انٹرسٹڈ ہونے لگے تھے۔ رومیو نے دن رات اتنی محنت کی تھی کہ کل کا رومیو آج کا رومان شاہ بن چکا تھا۔ آج وہ بزنس ان کی اونچائیوں پر تھا، جہاں پر جانے کے لیے لوگ پوری زندگی لگا دیتے ہیں مگر پھر بھی وہ پہنچ نہیں پاتے، مگر رومان شاہ نے ان بلندیوں کو اپنی چھوٹی عمر سے ہی عبور کر لیا تھا۔ کل کا رومیو لائن میں کھڑا ہو کر گھنٹوں لوگوں کے دفاتر کے آگے ملنے کے لیے ایک آرڈرز لینے کے لیے کھڑا رہتا تھا، مگر آج رومان شاہ سے ملنے کے لیے لوگ مہینوں نہیں سالوں انتظار کرتے ہیں اور رومان شاہ کا ایک سائن لینے کے لیے لوگ کئی دن انتظار کرتے ہیں۔ اس سے ڈیل کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ کل جس رومیو کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، آج لوگ رومان شاہ سے ملنے کے لیے ترستے تھے۔ کل کا رومیو جس کے منہ پر بڑی آسانی سے تھپڑ مار دیا جاتا تھا، آج کا رومان شاہ ان تھپڑوں کو اپنے سینے کے اندر دفنائے ہوئے فولاد بن چکا تھا۔ آج رومان شاہ وہ آگ تھا جس کی نزدیک ایک آنے والا ہر دشمن جل کر بھسم ہو جاتا۔ آج کے رومان شاہ کی اتنی پہنچ تھی کہ بڑی بڑی ہستیاں جھک کر رومان شاہ کو سلام کرتی تھی۔ کل جس رومیو کو کوئی پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، آج کے رومان شاہ کی پہنچ کمشنرز اور آئی جی تک تھی۔ کل جس رومیو کو اس کے ہی حق سے بے دخل کر کے اس کے گھر سے نکال دیا گیا تھا اور وہ لوارسوں کی طرح لوگوں کے گھر پر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا، آج اسی رومیو کا بزنس رومان شاہ بن چکا تھا۔ 10 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ رومیو کا اصل نام رومان شاہ تھا، مگر اس کے بابا تبریز علی شاہ نے اسے پیار سے رومیو کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رومیو ہی مشہور ہو گیا۔ مگر جب اس نے بزنس کی دنیا میں اپنا قدم رکھا تو اس نے اپنے اصل نام کو ہی اجاگر کیا تھا، رومان شاہ۔ رومان شاہ کا باہر کے ممالک میں پھیلا ہوا بزنس بہت ہی زبردست چل رہا تھا، جس کی وجہ سے باہر کے ممالک میں اسے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ وہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے کسی کا بھی کام تمام کروا سکتا تھا۔ جس رومیو کو غریب اور نوکر کہہ کر مہک نے دھتکار دیا تھا، آج وہ رومان شاہ بن کر لڑکیوں کا کرش بن چکا تھا۔ آج وہ رومان شاہ جہاں سے بھی گزرتا تھا، لوگ ایک نظر دیکھنے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ کل جس رومیو کو اس نے تایا اور چچی نے اس کی جائیداد سے بے دخل کر نکال دیا تھا، آج رومان شاہ کے پاس اتنی دولت اور جائیداد تھی کہ وہ چاہتا تو ان کا سب کچھ خرید سکتا تھا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ کہاوت رومیو کا رومان شاہ تک بننے کا سفر دیکھ کر سچ ثابت ہو گئی تھی۔ رومان شاہ اپنی پتہ نہیں کتنی دیر تک اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرتا ہوا آنکھیں بند کیے رہتا تھا، لیکن رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور نے آ کر اسے بتایا کہ اسے ملنے اویس شاہ آیا ہے۔ سر، اویس شاہ آپ سے ملنے کے لیے پچھلے 10 دن سے لگاتار آ رہا ہے۔ سر، میری اوقات تو نہیں ہے پوچھنے کی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور کو جاننے کا بہت تجسس ہو رہا تھا۔ دلاور، پہلی بات تو آج کے بعد تم یہ مت کہنا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے، انسان اپنی اوقات خود بناتا ہے۔ رومان شاہ کو دلاور کا یہ کہنا رومیو کی یاد دلا گیا تھا، اور رہی بات اویس شاہ سے نہ ملنے کی، تو میں اس سے بہت سارے حساب کتاب رکھنے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک میری ملاقات کا
اہل نہیں ہے۔ مرہا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، سلک کی ایک پلین لوز فراک، اس کو نائٹ سوٹ کا نام دے رکھا تھا، اور زیادہ تر سوتے ہوئے وہ اسی طرح کے کیجول سے سلک کے فراک پہنا کرتی تھی۔ آج بھی وہ بلیک کلر کی لوز سلک کی فراک پہنے ہوئی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کھلے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ بالوں میں چھپا ہوا ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے چمکتا ہوا چاند کالے بادلوں میں چھپا ہو۔ سردی کی راتیں تھی تو مرہا کو سردی تو ضرورت سے زیادہ ہی لگتی تھی، اس لیے وہ اپنے بستر میں دبک کر سوئی ہوئی تھی۔ عام روٹین میں تو مرہا اپنا کمبل منہ کے اندر گھسا کر ہی سوتی تھی، لیکن جب گہری نیند میں ہو جاتی تھی تو مرہا کو اکثر اپنے کمبل کا کوئی اتا پتہ نہیں رہتا تھا۔ اکثر مرہا کی امی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مرہا کے روم کا چکر ضرور لگایا کرتی تھی، کیونکہ مرہا بی بی کو سوتے ہوئے کمبل لینے کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ اکثر وہ اسی طرح سے ٹھنڈ لگوا لیا کرتی تھی۔ سوتے ہوئے کمبل فرش پر گر جاتا تھا اور مرہا بی بی ساری رات گہری نیند میں بستر پر ویسے ہی پڑی رہتی تھی، اور صبح اٹھ کر میڈم کا ناک اور گلا سردی سے بند ہو جاتا تھا۔ اس لیے مرہا کی امی عشاء کی نماز کے بعد اپنی تسلی کے لیے ایک بار ضرور مرہا کے روم کا چکر لگا کر اس کا کمبل اچھی طرح سیٹ کر کے جایا کرتی تھی۔ اور اگر مرہا بی بی جاگ رہی ہوتی تو پھر اس کی امی اسے تاکید کر کے جاتی تھی کہ مرہا سوتے ہوئے اپنے کمبل کا خیال رکھنا، سردی مت لگوا لینا، جس کا مرہا ہمیشہ یہی جواب دیتی تھی کہ امی جان میں تو اپنے کمبل کا خیال رکھتی ہوں، پتہ نہیں کیسے گر جاتا ہے۔ مرہا کی امی اکثر ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی کہ مرہا مجھے لگتا ہے تمہارے کمبل کو پاؤں لگے ہوئے ہیں جن سے چل کر کمبل فرش پر آ جاتا ہے۔ آج مرہا کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا تو اس لیے مرہا ٹائم سے ہی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کمبل میں گھس کر سو چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کی نیند میں خلل ڈالنے والا ہے۔ شاہ میر پچھلے 10 منٹ سے مرہا کے پاس بیڈ پر بیٹھا ہوا اس معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں سی معصومیت اور پاکیزگی تھی۔ مرہا کے چہرے پر اتنی معصومیت اور پاکیزگی کی وجہ اس کا بھائی رومانچا تھا، جس نے اس حادثے کے بعد اپنی بہن کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ ہر جگہ سایہ بن کر وہ مرہا کے ساتھ رہتا تھا۔ مرہا کو ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مرہا دنیا داری سے بہت دور تھی اور معصوم تھی۔ وہ اس کی یہی معصومیت شاہ میر کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ شاہ میر مرہا کے پاس لیٹنے والے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر دونوں پاؤں لٹکائے اپنی کوہنی سے سہارے بیٹھا ہوا بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مرہا بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ مرہا گہری نیند میں سے ہی کروٹ لے کر اس کی طرف لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مرہا گہری نیند میں تھی، اس لیے اسے تو کچھ نہیں پتا تھا، مگر شاہ میر کا دل 100 کی سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ ایس پی شاہ میر جس کے ڈر سے دشمنوں کے دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکتے تھے، اس وقت بیچارہ خود کسی مجرم کی طرح اپنی سانسیں روکے ہوئے لیٹا تھا۔ بیوی اتنا ظلم مت کرو اپنے بیچارے شوہر پر، میں بس تمہیں پاس سے دیکھنے اور اپنی ملکیت کو محسوس کرنے کے لیے آیا تھا، مگر تم اتنا قریب آ کر میرے صبر کا امتحان مت لو۔ ایس پی کو تمہارا معصوم حسن بہکا رہا ہے۔ شاہ میر نے مرہا کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس سے مرہا کی نیند سے آنکھ کھل گئی تھی، اور شاہ میر کو خود کے اتنا نزدیک دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تھی کہ شاہ میر اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے کراس کرتا ہوا اسے اٹھنے سے روک گیا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ میر کو خود سے اتنے قریب دیکھ کر سمٹی ہوئی اٹک کر صرف اتنا ہی بول پائی تھی، آیا تو آپ سے ملنے تھا، آپ کو دیکھنے کا بہت دل کر رہا تھا، مگر ایس پی کے جان مجھے تو تمہارے ارادے اس سے کہیں زیادہ لگ رہے تھے۔ شاہ میر نے آنکھ مارتے ہوئے مرہا کے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود کے اور قریب کیا تھا۔ پلیز جائیں یہاں سے، اگر بھائی نے دیکھ لیا تو میری جان لے لیں گے، اور بچیں گے بھی آپ بھی نہیں بھائی کے ہاتھ سے۔ مرہا اپنے بھائی سے ڈرتی ہوئی خود تو ڈر ہی رہی تھی، ساتھ میں ایس پی شاہ میر کو بھی دھمکی دے کر ڈرا رہی تھی۔ پہلی بات تو رات کے اس پہر تمہارے بھائی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہوگا، اور دوسری بات میں سیکیورٹی کا بہت خیال رکھتے ہوئے تمہارے کمرے تک پہنچا ہوں، اس لیے تم پریشان نہیں ہو، ایک پولیس والا ہوں، مجھے گھات لگانا بہت اچھی طرح سے آتا ہے، اور تیسری بات میں تمہارے بھائی سے ڈرتا نہیں ہوں، اگر دیکھ لے گا تو دیکھ لے گا، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، قانونی اور اسلامی طور پر تم میری ہو، اور تم سے ملنے کی پوری اتھارٹی ہے میرے پاس، اس لیے جب تک تم
जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे भाई का नाम नहीं आना चाहिए। हर वक्त मेरे भाई के दरमियान अपने भाई को घुसाना जरूरी नहीं है। वो मिरहा के होंठों पर उंगली रखते हुए फुल स्टॉप लगा चुका था। मिरहा शामिर को अपने इतने नजदीक पाकर अपने दिल की धड़कनों को काबू नहीं कर पा रही थी। शामिर के जिस्म से उड़ती हुई मर्दाना परफ्यूम की महक मिरहा को एक अनजाने से एहसास से दो चार कर रही थी। प्लीज चले जाएं, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है, मगर कहाँ है ना कि भाई का नाम इस वक्त मेरे सामने नहीं लेना। शामिर ने मिरहा की बात को काटते हुए कहा था। मैं इसके भाई की बात नहीं कर रही थी, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वो बच्चों की तरह कांपते हुए होठों के साथ आंसू बहाना शुरू हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे क्यों डर लग रहा है? मैं कोई जिन हूँ? शामिर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसकी गाल पर रखकर अपना चेहरा इसके बहुत करीब करके कहा था। शामिर का चेहरा अपने इतना नजदीक आते हुए देखकर मिरहा ने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली थी। शामिर के नाभि लब मुस्कुरा रहे थे। माय ब्यूटीफुल वाइफ, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखें। तुम्हारा शौहर इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारा दीदार करने के लिए आया है। मत कर इतना गुरूर। जरूरत पे ऐ हसीना, तेरी जरूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। शामिर इस सॉन्ग को हल्के से गुनगुनाया तो मिरहा हल्का सा मुस्कुराई थी। शामिर, हंस क्यों रहे हो? मिरहा, कुछ नहीं, वो शर्माते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ करने लगी थी। शामिर, पहले बताओ कि क्यों हंस रही थी? शामिर ने अपना हाथ मिरहा के गाल पर रखकर इसके मुंह का रुख अपनी तरफ कर लिया था। मिरहा, आप सॉन्ग गुनगुना रहे थे इसलिए। शामिर, क्यों, मेरी आवाज अच्छी नहीं? मिरहा, अच्छी है। शामिर, तो फिर क्यों हंसी थी? मिरहा, पुलिस वाला गाना गा रहा था, मुझे इसलिए हंसी आ गई। शामिर, क्यों, पुलिस वाला गाना नहीं गा सकता? मिरहा, मुझे क्या पता कौन सा कभी पुलिस वालों से मिली हूँ, मगर मैंने मूवीज में देखा है कि पुलिस वाले बहुत अकड़ू और सड़ू होते हैं। वो हंसते हुए बोल रही थी। शामिर, अब तुम मूवीज में नकली पुलिस वालों को देखना छोड़कर अपने असली पुलिस वाले के बारे में राय कायम करो कि तुम्हारा असली पुलिस वाला कैसा है। वो मिरहा की बातों से शौक होता हुआ पूछ रहा था। मिरहा, मुझे पता नहीं, आप आ जाएंगे यहाँ से। मिरहा शामिर की नजरों और इसकी कुर्बत से घबराकर इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसको पीछे कर रही थी, ये सोचे बिना कि इसकी नन्ही सी जान एक हट्टे कट्टे पुलिस वाले को पीछे नहीं धकेल सकती। मिरहा, पीछे हटे, कितने बड़े सांड हैं आप। मिरहा ने पूरे जोर से धकेलने पर भी शामिर अपनी जगह से हाफ इंच भी नहीं हिला तो मिरहा को गुस्सा आ गया था। शामिर, हा हा हा, वो खिलखिलाकर कहका लगाकर हुआ हंसा था। एसपी की जान, इस सांड को तो अब आपकी नाजुक जान ने पूरी जिंदगी झेलना है। मेरी जान, तुम तो अभी से घबरा गई हो। मिरहा, मैं क्यों झेलूंगी आपको? शामिर, तुम मेरी बीवी हो इसलिए। मिरहा, मैं आपकी कोई बीवी नहीं हूँ। और अपने मुंह के जाविये को बिगाड़ती हुई बोली। शामिर, मिरहा, अब दोबारा ये मत बोलना कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, वरना क्या करेंगे आप? मिरहा शामिर की बात को बीच में ही काटते हुए बोली थी। इस कमरे में वो अपने हाथ पांव मार रही थी। शामिर ने इसके चेहरे पर झुककर इसके नाजुक से होठों को अपनी कैद में ले लिया था। वो मिरहा के लबों को अपने लबों की कैद में लिए हुए इसकी सांसें रोके हुए था। मिरहा इस अचानक हुई आफत से एक तो बहुत घबरा गई थी, दूसरा इसे सांस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो हाथ पांव मार रही थी। मगर एसपी साहब अपनी बीवी के साथ पहली किस को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो अपने मन की प्यास बुझाकर ही पीछे हटे थे। मिरहा, ये क्या बदतमीजी थी? मिरहा अपनी अकड़ी हुई सांसों की तेज होती धड़कनों को कंट्रोल करने की बेकार कोशिश करते हुए बोली। शामिर, मेरी जान, इसको किस कहते हैं? बदतमीजी नहीं लगता? तुमने पढ़ाई अच्छी तरह से की नहीं है। कोई बात नहीं, जब रुखसत होकर मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बदतमीजी और किस में फर्क समझा दूंगा। वो शरारती अंदाज से हंस रहा था। मिरहा, आप बहुत गंदे हैं। शामिर, किस करना कोई गंदी बात है? बेवकूफ लड़की, बीवी हो तुम मेरी, और किस करने की अथॉरिटी है मेरे पास। मिरहा, मेरी सांस बंद हो रही थी, वो बच्चों की तरह होठ निकाल कर रो रही थी। शामिर, हाय मेरा बच्चा, मेरी इतनी सी किसी से आपकी सांसें बंद होने लगी है तो रुखसती के बाद
जब अब मैं अपने सारे हक वसूल करूंगा तो फिर तुम्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। वो मिर्हा की हालत और उखड़े हुए सांस को देखकर हंस रहा था। हंसे नहीं और जाएं यहाँ से। अम्मी रात में 1-2 बार मेरे रूम में जरूर आती हैं। अगर इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेगी। अब तुमने अम्मी की डांट का कहा है तो अब तो मुझे डरना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी अम्मी है। ठीक है, जा रहा हूँ, मगर जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करो। मुझसे अपनी इस खूबसूरत बीवी से दूर नहीं रहा जा रहा। मुझे तुम बहुत जल्दी मेरे इतने ही करीब चाहिए हो। वो मिर्हा के कमर में हाथ डालकर इसे झटके से अपने करीब करते हुए एक बार फिर से इसकी दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर गया था। वो जाते हुए नीचे झुककर एक बार फिर इसके लबों पर अपना लब रखकर जोर से किस लेते हुए आंख मारता हुआ पीछे हटा। मिर्हा ने गुस्से से तकिया उठाकर इसकी तरफ फेंका था, जिसको एसपी साहब ने बड़ी महारत से कैच करके हंसते हुए मिर्हा की तरफ फेंका था। आई लव यू माई ब्यूटीफुल वाइफ, वो आहिस्ता से कहते हुए जाता जाता दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर मिर्हा को फ्लाइंग किस देखकर आंख मारते हुए खिड़की से बंद दरवाजों की तरफ उतरता हुआ नीचे चला गया। पुलिस वाला था तो इसलिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। मिर्हा बेड से नीचे उतरकर खिड़की के पास आई। वो खिड़की से नीचे झांक कर देखने लगी थी कि वो चला गया है या नहीं। वो खिड़की से उतरकर सहन में खड़ा हुआ था। जैसे ही मिर्हा ने खिड़की से झांका, इसकी फ्लाइंग की देते हुए मिर्हा को बाय बाय कहा था। मिर्हा ने हाथ के इशारे से इसे जाने के लिए कहा। कितना बेशरम और निडर है, खुद तो मरेगा, मुझे भी रोमान भाई के हाथों मरवाएगा। मिर्हा अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए अपनी खिड़की का पर्दा सेट करके वापस बेड पर आकर बैठी थी, मगर इसका दिल अब भी 100 की स्पीड से धड़क रहा था। मिर्हा बेटा, मैं जरा साथ वाली पड़ोसन की जिम्मेदारी के लिए जा रही हूँ। मिर्हा की माँ मिर्हा के रूम में आकर इसे बता रही थी। जी अम्मी, ठीक है। मिर्हा सोफे पर अलती पलटी मारकर बैठी हुई अपना टेस्ट याद कर रही थी। मिर्हा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए परेशान मत होना, और जब मीरब उठे तो इससे भी नाश्ता बनवा देना। फिलहाल तो वो तुम्हारी भाई साहब अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए, वरना मैं इसका नाश्ता जकिया से बनवा कर जाती। अब उठेगा तो मुझे घर पर ना पाकर घर को सर पर उठा लेगा। मगर बेटा, मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें तो पता है कि पूरे मोहल्ले में एक वही तो है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम्हारे भाई के डर से तो मैं कोई दोस्त बनाती नहीं हूँ, क्योंकि इसे लगता है कि सारी दुनिया फ्राडिया है और सब लोग हमें गलत नजरों से ही देखते हैं। पता नहीं ये कुलसूम आंटी इस पर कैसे यकीन कर लिया। कुलसूम वही पड़ोसन थी जिसका रोमांचा की माँ आज तक पता करने जा रही थी। वो काफी नेक खातून थी और पहली नजर में ही रोमान शाह के दिल को बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए जब वो लोग इस सोसाइटी में आए थे, ले देकर रोमान शाह की माँ एक ही दोस्त और बहन और सहेली थी। मिर्हा, कुलसूम आंटी की तबीयत बहुत खराब है, हो सकता है मुझे इनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़े, तो अगर तुम्हारा भाई उठ जाए, इसका नाश्ता भी जकिया से कहकर रेडी करवा देना। जकिया इनके घर की मुलाजमा का नाम था, जो किचन का काम करती थी। अपनी माँ की सारी बात सुनकर मिर्हा ने हाँ में हाँ सर को हिलाते हुए जी अम्मी जान कहा था। रोमान शाह नहाकर वॉशरूम से बाहर आया तो गीला टॉवल सोई हुई मीरब के मुंह के ऊपर फेंक दिया था। मीरब बेचारी गीला टॉवल मुंह पर लगते ही हड़बड़ाकर हाय अल्लाजी कहती हुई बेड पर उठकर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग महारानी साहिबा, गुस्ताखी माफ, मैंने आपकी नींद में खलल डाल दिया है। रोमान शाह ने अपने दोनों हाथ सीनों पर बांधे हुए मीरब के सामने खड़ा था। आज इसने स्पेशल तौर पर छुट्टी की थी, सिर्फ मीरब को टॉर्चर करने के लिए। वो अब मीरब को सुबह की पहली डोज दे रहा था। मीरब, शाह सोए हुए इंसान को कोई इस तरह जगाता है? रोमान शाह, गुस्ताखी माफ महारानी जी, आप हुक्म कीजिए, आपको किस तरह से उठाना पसंद है? आपका ये अदनी गुलाम आपको इसी तरह उठाया करेगा। मीरब शाह, क्या आप रात को तैयारी करके सोते हैं कि सुबह उठते ही आप मुझ पर इस तरह तंज करना शुरू कर देंगे? रोमान शाह, नहीं, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि सुबह उठते ही नए नए आइडियाज मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। और अब तुम ये इंस्पेक्टर बनकर मुझसे सवाल करना बंद करो और 1 मिनट से पहले अपनी ये शक्ल धोकर आओ। मुझे नाश्ता बना कर दो। शाह, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता, मैं बहुत जल्दी अम्मी जी से सीख लूंगी, वो फिर आपको बनाकर दे दिया करूंगी। मेरे बेचारे तंज के डर से पहले ही सफाई पेश कर रही थी। पहली बात तो ये कि मैं बनाया हूँ, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें नाश्ता बनाकर मुझे देना है, और दूसरी बात कि ये फूफड़ लड़की तुम्हें कोई काम आता भी है? यार, या हर काम में शाह मुझे ये करना नहीं आता, शाह मुझसे वो करना नहीं आता। कभी अपनी जुबान से ये भी फूट दिया करो कि तुम्हें कुछ करना भी आता है। वो मुझे फिलहाल तुम्हारे कोई बकवास नहीं नाश्ता बना कर लाओ। लेकिन शाह, अभी तो मेरे हाथों पर बहुत दर्द हो रहा है, और कल आपने दबाने से मेरे हाथ का जख्म फिर से ताजा हो गया है। मीरब नजर झुकाए हुए मुजरिमों की तरह खड़ी हुई बोल रही थी। तो एक काम करो, हाथ को कमरे में छोड़कर चली जाओ, मगर नाश्ता तो फिर भी बनाना पड़ेगा। शाह, अगर कमरे में छोड़कर जाऊंगी तो नाश्ता कैसे बनाऊंगी? मीरब बेचारी रोमान शाह की बातों से और डर से इतनी घबराई हुई थी कि इसे ये भी समझ नहीं आया था कि भला बंदा हाथ छोड़कर नाश्ता कैसे बना सकता है। इसने जुमले पर गौर नहीं किया था। जैसे दिमाग तुम अपने मायके में छोड़कर यहाँ पर रहकर मेरा दिमाग खा रही हो, इसी तरह अपने कमरे में छोड़कर जाकर नाश्ता बना दो। मीरब को नाश्ते के नाम पर कुछ भी नहीं आता था, मगर फिर भी रोमान शाह का हुक्म था, मानना तो मीरब पर फर्ज था। महारानी साहिबा वॉशरूम से तशरीफ बाहर ले आए, या आपके लिए स्पेशल बग्गी भिजवानी पड़ेगी जो महारानी साहिबा को वॉशरूम से किचन तक का अजीम सफर करवाएगी। मीरब वॉशरूम में टूथब्रश कर रही थी, मगर रोमान शाह के तानों वाली आवाजें इसके कानों में गूंज रही थी। जी शाह बस ब्रश करके आई। जिस मीरब की आंख सुबह खुलती थी, इसकी माँ इसकी मिन्नतें कर करके इससे बिस्तर से बाहर निकालती थी। आज इस मीरब का इस्तकबाल गीले तौलिए ने किया था, और माँ की मोहब्बत भरी आवाज के बजाय रोमान शाह के ताने सुनकर मीरब की हसीन सुबह की शुरुआत हुई थी। महारानी जी, मैं डाइनिंग टेबल पर जा रहा हूँ, आप जरा अपनी बग्गी पर बैठकर जल्दी से तशरीफ ले आए। रोमान शाह रूम से जाते जाते मीरब को ताना देकर चला गया था। मीरब नफी में सर हिलाते हुए ये सोचकर रह गई थी कि आखिर इसने ऐसी क्या गलती कर दी है जो शाह रोज उठकर इसे अपने तानों की बरसात शुरू कर देते हैं। रोमान शाह रूम से बाहर आया तो मीना डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अपना नॉवल नोश फरमा रही थी। हाय, मेरा बच्चा कैसा है? रोमान शाह अपनी बहन के पास जाकर प्यार से इसके माथे को चूमते हुए बोला था। इसका हाल पूछकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नेहा बेटा, आप सुबह सुबह ये नॉवल लेकर मत बैठा करें, नॉवल पढ़ने का भी कोई टाइम होता है। आज के बाद मैं सुबह सुबह आपके हाथ में ये नॉवल न देखूं। जी भाई सॉरी, मिरहा की मनमनाई से आवाज आई थी। गुड। रोमान शाह ने अपनी बहन को शाबाशी दी थी। अब रोमान शाह ने इधर उधर नजरें दौड़ाई थी, क्योंकि जब भी वो टेबल पर आता तो हमेशा इसकी अम्मी जान इसके टेबल पर मिलती थी। अम्मी जान कहाँ है? रोमान शाह ने मिरहा से पूछा था। अम्मी जान कुलसूम आंटी के घर गई हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अम्मी शायद ज्यादा देर तक वहां पर रुके। हो सकता है अम्मी जान इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े, इसलिए अम्मी लेट आएंगी। और वो अम्मी ने मुझे कह दिया था कि आपका और मीरा भाभी का नाश्ता तैयार करवा दो। अब आप बताएं कि आप क्या खाएंगे? मैं अभी जकियाबाजी से कहकर आपका नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। मिरहा ने बिना सांस लिए ही एक ही सांस में सारा कुछ रोमान शाह को बता दिया था। रिलैक्स रिलैक्स, सांस भी ले लो। रोमान शाह ने हंसते हुए हाथ के इशारे से इसे रोका था। मिरहा को इतनी स्पीड में बताते हुए देखकर वो हंस रहा था। मीरा ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई अपने बालों को खोलकर ब्रश से कंघी कर रही थी। वो ब्रश करते हुए साथ में हाथ को हिलाकर सी करती थी, क्योंकि इसके हाथ में सचमुच बहुत दर्द था। क्योंकि कल रोमान शाह ने शर्ट के पर बटन लगाते हुए पता नहीं कितनी बार गुस्से से मीरब के हाथों को दबाया था, जिसकी वजह से मीरब का जख्म फिर से ताजा हो गया था। मगर इस दुश्मन जान तो पलटकर बेचारी का हाल भी नहीं पूछ रहा था। सारी रात भी दर्द ने इसे सुकून से सोने नहीं दिया था। अब रोमान शाह सिर्फ इसे टॉर्चर करने के लिए मीरब से नाश्ता बनवा रहा था। हालांकि रोमान शाह को आइडिया था कि जितने नाजो नखरों से इसके घर वालों ने इसको पाला था, इसको नाश्ता बनाना नहीं आता। मगर वो रोमान शाह था जो अपनी जिद के आगे कुछ और नहीं देखता था। अब इसके दिमाग ने सोच लिया था कि वो मीरब को सुकून की सांस नहीं लेने देगा, तो इसने अपनी सोच को हर हाल में पूरा करना था। मीरब कंघी करके जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई तो मिरहा ने बहुत खुश दिली से इसका वेलकम किया। हाय भाभी, आइए बैठिए, मैं अभी आपका नाश्ता बनवा देती हूँ। जकिया बाजी, इधर आओ, भाई और भाभी का नाश्ता बना दो। मेरा बच्चा, आपको अगर नाश्ता करना है तो आप यहीं बैठे। आज का नाश्ता आपकी भाभी जान बनाएंगी। नहीं भाई, मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ, मगर भाभी नाश्ता क्यों बनाएंगी?
ایک تو ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور دوسرا امی جان بول کر گئی ہیں کہ میں ذکیہ باجی سے کہہ کر آپ دونوں کا ناشتہ بنوا دوں۔ نہیں، مجھے تو اپنی پیاری بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا ہے، تو اس لیے ناشتہ تمہاری بھابھی ناشتہ بنائیں گی۔ رومان شاہ میرا کے سامنے اتنا سویٹ بن کر صاحب بول رہا تھا جیسے کہ میرب سے اسے بہت پیار ہو، اور میرب کے ہاتھ بنا ہوا کھانا کھانے کے لیے وہ بہت بےتاب ہو۔ بیچاری میرا کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی پر بیک وقت پیار کا بھوت کیسے سوار ہو گیا تھا۔ میرا کو اپنا ناول کمپلیٹ کرنا تھا، اس لیے وہ وہاں سے کام کے بہانے کھسک کر اپنے روم پر چلی گئی تھی۔ مس ورلڈ اپنے مبارک قدموں سے کر کچن میں جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ میرب کے ہاتھ درد ہو رہا تھا، وہ بتانا چاہتی تھی مگر رومان شاہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چپ چاپ کچن میں چلتی ہوئی آ گئی تھی۔ میرب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ناشتے میں کیا بنائے اور کیسے بنائے۔ میرب نے فریج کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تھا، اندر ڈبل روٹی، انڈے اور دودھ۔ فریج کا دروازہ کھول کر کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ بریڈ سیک کر ساتھ میں چائے بنا کر ناشتہ دے دیتی ہوں، کیونکہ میرب کو انڈا تک تو بنانا آتا نہیں تھا۔ انڈا تو دور کی بات، اس نے تو کبھی اپنا قدم بھی کچن میں نہیں رکھا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور بہت مشکل تھا۔ مہارانی صاحبہ، ناشتہ میرے پاس آ جائے گا یا میں خود ناشتے کے پاس آؤں؟ رومان شاہ اونچی آواز میں بولا۔ خود ہی ناشتے کے پاس آ جائیں، میرب دھیمی سی آواز میں بولی۔ وہ دھیمی سی کہہ گئی، بات رومان شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ ہاں، کہاں ہے میرا ناشتہ؟ آ گیا میں۔ رومان شاہ کی اچانک آواز نے میرب کے 2 قدم ڈر کے پیچھے ہوئی، جو یوٹیوب سے دیکھ رہی تھی کہ انڈے کی ریسیپی۔ ماشاء اللہ، نکمی لڑکی کو انڈا بنانا بھی نہیں آتا، وہ بھی یوٹیوب سے پوچھ رہی ہے کہ انڈا آسانی سے کیسے بنتا ہے۔ اتنا تو مجھے بھی آتا ہے، تم مجھ سے ہی پوچھ لیتی۔ میرب کافی شرمندہ تھی اپنی چوری پکڑی جانے پر۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے بنتا ہے۔ ایزی ریسیپی انڈا، رومان ایزی کو کھینچ کر بولا۔ رہا ہے جو تم بناؤ گی۔ چلو اب اپنے ان نکمے ہاتھوں سے فریج سے 2 انڈے لے کر آؤ اور اسے توڑ کر ایک باؤل میں ڈالو۔ میرب جلدی سے گئی اور فریج سے 2 انڈے لے کر آئی اور اسے شیلف پر رکھ کر انڈوں کو توڑنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو اب؟ شاہ، انڈے توڑنے کے لیے نائف ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مس نکمی، انڈے کو دباؤ، 7 ٹھوکر لگا کر توڑ لو۔ میرب نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے انڈے کو توڑ ڈالا، جو باؤل میں تو نہیں گرا مگر پورے فرش پر پھیل چکا تھا، اور میرب انڈے کا ایک سرا ہاتھ میں لیے ہوئے کبھی شاہ کو تو کبھی فرش پر پڑے انڈے کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ لڑکی، انڈا توڑنے کو کہا تھا، پھوڑنے کا نہیں۔ سوری شاہ، میں دوسرا انڈا توڑ لیتی ہوں۔ میرب نے بنا رومان شاہ کا جواب سنے جلدی سے شیلف سے دوسرا انڈا اٹھایا اور اس کا بھی وہی حشر کیا جو پہلے والے انڈے کا ہوا تھا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بس یہی ریسیپی تھی جس کو تم بہت اچھی طرح سے فالو کر رہی ہو۔ اب فریج میں ایک اور انڈا لو اور اس کے بعد ایک اور انڈا لانا۔ اسی طرح فریج میں جتنے بھی انڈے پڑے ہیں سب کو باری باری لا کر یہیں پر ہی پھوڑ دینا۔ اس کے بعد اس کے اوپر نمک مرچ ڈال کر اچھی طرح حل کرنا اور اس پر پٹرول ڈال کر آگ لگا دینا، اور پھر جب آملیٹ تیار ہو جائے تو یہاں بیٹھ کر تم ہی کھا لینا، کیونکہ یہ جانوروں والا کھانا تو میں نہیں کھاتا، مگر خیال سے کہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ میرب رومان شاہ کے طنز پر رونے لگی۔ ایک تو بیچاری شرمندہ تھی کہ اسے کچھ بھی کرنا نہیں آتا تھا، اوپر سے رومان شاہ کے طنزیہ نظریں اور طنز کرتی ہوئی زبان، اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اب یہ اشک باری تم نے کس سے شروع کی ہے؟ جیسے کہ میں تم پر بہت ظلم کر رہا ہوں۔ ظلم تو تم نے کیا ان بیچارے انڈوں پر، رونا تو ان کو چاہیے۔ رومان شاہ اونچی آواز سے بولا تو میرب کو اور تیز سے رونا شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کچن میں، اور تم لوگوں نے کیا حشر بنا دیا ہے میرے کچن کا؟ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اچانک سے رومان شاہ کی ماں کی آواز دونوں کے کانوں میں پڑی تو ان دونوں نے چونک کر مڑ کے پیچھے دیکھا، جہاں پر کھڑی ہوئی رومان شاہ کی ماں غصے سے لال پیلی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔